क्या है, बंदा पकड़ा, घसीटा, गाड़ी में डाला, ओ गए कैमरों के सामने, अदालत के अंदर। ये चीफ जस्टिस साहब आपके इंसाफ के मुंह पे तमाचा है। कल जो आपने स्टेटमेंट दिया कमेटी बिठा के, सारे आपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साथ बिठाकर कहा कि जबरी गुमशुदगियों के मामले पे हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज आपकी अदालत के अंदर से घसीट कर सादा कपड़ों में लोग एक बंदे को लेकर चले गए। देखें, गिरफ्तारी होती तो इसका कानूनी तरीका होता ना। नहीं, गिरफ्तारी में ये होता है कि बंदे को पहले बताया जाता है कि आपको गिरफ्तार करने लगे हैं, किस वजह से गिरफ्तार करने लगे हैं, तो मुकदमा सामने लाया जाता है, वकील वहां मौजूद है, बाकी सारे लोग मौजूद हैं। ये पाकिस्तान में अंधेर नगरी चल रही है, चलती रहेगी। बहरहाल इस पे लापता अफराद के हवाले से जुनैद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा तमाम IG साहिबान को हमने लिखा कि हमें हमारे लापता कारकुनान की मालूमात या उनकी रसाई दी जाए, लेकिन हमें नहीं दी गई कि हमारे कितने कारकुनान जेलों में है, जिसके लिए हमने अदालत में रिट दायर कर दी है। यानी इनके बहुत सारे हजारों लोग गिरफ्तार हो गए थे, तो तहरीक इंसाफ लिस्टें जारी करती थी कि हमारे अब 50 लोग जो है अब तक लापता हैं। आखिरी जो इन्होंने लिस्ट जारी की थी उसमें 30 से ज्यादा लोग लापता थे तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के बाद। उसके बाद से तहरीक इंसाफ चुप है, किसी ने कोई बात ही नहीं की। इमरान खान साहब कहते थे ये जो लापता अफराद है इनके हवाले से अदालतों में जाकर रिट करो। जुनैद अकबर कह रहे हैं कि हमने जनाब IG को भी लिखा है, अदालत में भी रिट की हुई है, हमारे बंदों का कोई पता नहीं चल रहा। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बंदे ही आप बरामद करवा दें। आपके हाई कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिस बैठे हुए थे, वो करवा दें बरामद। पूछ लें उन इदारों से जो उठाकर ले जाते हैं बंदों को, या ढूंढ कर दें कि ये बंदे कहां गए, जिंदा भी हैं या नहीं है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, तो इसलिए इनके लिए इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के दरवाजे बंद हैं और किसी किस्म का इंसाफ इनको नहीं मिलता। बेचारों को अच्छा खासा रगड़ा लगा के फिर इनके ऊपर कोई जज एहसान कर दे कि जनाब ठीक है अब आप बाहर आ जाएं, तो वो फिर भी जज का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, सर आपकी बड़ी मेहरबानी। नाजरीन, एक और खबर, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक ख्वाहिश का उन्होंने इजहार किया। वो जो उनकी ख्वाहिश है वो मैं आपको बता देता हूं कि फजलुर रहमान साहब ने एक्चुअली कहा क्या और गेम हो क्या रही है। देखिए, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि मेरी तरजीह है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए, लेकिन जिस जमात की अक्सरियत है उसी में तब्दीली आनी चाहिए। इन्हीं कह रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दोबारा से जैसे पहले बनाए थे ना राजा रियाज और बाकी ये बहुत सारे लोग इकट्ठे करके, फैसलाबाद से कोई थे, कोई जंग से थे, कोई इधर उधर से थे, ये सारे बंदे इकट्ठे करके पहले लोटे 20 बना के तो इमरान खान की हुकूमत गिरा दी थी और एक नई हुकूमत बना ली थी। अब वैसे ही वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जो है उसके अंदर एक रखना डाला जाए, उसको तोड़ा जाए और उसका फायदा उठाया जाए, अंदर ही एक तब्दीली लेकर आए। फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं। लेकिन गंडापुर साहब एक बात कहते थे कि फजलुर रहमान पे एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका बाप भी इन पे एतबार नहीं करता था और वो ये कहता था कि इसके सामने मैंने बात नहीं करनी, ये मेरी बातें सुन के जाके बताता है एजेंसियों को। ये गंडापुर साहब की बात बड़ी मायूब लगती थी, लेकिन अब कुछ चीजें जो हैं वो बड़ी अजीब तरीके से सामने आ रही है। फजलुर रहमान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, और ये फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग भी जानते हैं और वो खुद भी कहते हैं, और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट हैंड है, फजलुर रहमान किसी भी सूरत में किसी भी अपोजिशन के इत्तेहाद में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर शामिल नहीं होंगे, ना कोई फाल किरदार अदा करेंगे। अगर एस्टेब्लिशमेंट शामिल हो जाए या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहेगी तो वो कदम उठाएंगे। फर्ज करें एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो तब फजलुर रहमान साहब जो है वो अपना सियासी फायदा देखेंगे। वो ये देखेंगे मैंने इधर जाना, ये इधर जाना, मुझे सियासी फायदा कहां पे है एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की सूरत में। इस वक्त वही फजलुर रहमान साहब जो हुकूमत को दिन रात बुरा कहते हैं, जो कहते हैं जाली हुकूमत है, जो कहते हैं फ्रॉड हुकूमत है, जो कहते हैं महंगाई लेकर आ गए, जो कहते हैं गलत इनकी पॉलिसीज हैं, जो कहते हैं ये इसराइल को तस्लीम क्यों करने जा रहे हैं, जो हर बात के ऊपर एतराज करते हैं, जो हर बात के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, आज वही फजलुर रहमान उसी हुकूमत के साथ बैठ के ये सौदा कर रहे हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा सेनेटर खैबर पख्तूनख्वा में कैसे हासिल करने। ये है बात। यानी इनके जो टोटल बनते हैं ना, अगर ये बड़ा भी जोर लगाएं तो इनके 3 सेनेटर बन जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हम 5 सेनेटर अपने बनाएंगे। अब ये 2 कैसे बनाएंगे, इनको वोट कौन डालेगा, यही बात है ना, लोटाइज्म होगा। वहां पे पैसा दिया उससे वोट ले लिया, वहां पैसा दिया उससे वोट ले लिया, इस बंदे को लालच दे दिया, उस बंदे को लालच दे दिया, उससे वोट ले लिया। तो अब ये फजलुर रहमान साहब और बाकी लोग जो हैं ये इंसानों की मंडी लगाने जा रहे हैं ये आलम दीन, लेकिन इंसानों की मंडी सेनेट की 1 नशिस्त के लिए, 2 नशिस्त के लिए ये लोग लगाएंगे। और फजलुर रहमान साहब हमेशा से स्टेटस को का हिस्सा है, स्टेटस को की पॉलिटिकल पार्टीज के वो हामी हैं, हर मरतबा वो बेनिफिशियरी बन जाते हैं। इस मरतबा वो अपोजिशन साइड पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कर वो एंजॉय रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट के पास फजलुर रहमान साहब की ऐसी कमजोरियां हैं कि फजलुर रहमान साहब अपनी पूरी जिंदगी में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर
कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी तहरीक नहीं चला सकते, मुमकिन नहीं है। इन्होंने एलएफओ में मुशर्रफ को वोट दिया था। ये हमेशा वो काम करेंगे जिससे फायदा होगा एस्टेब्लिशमेंट को। तो फजल रहमान साहब के बारे में गंडापुर साहब की राय ठीक थी, वो गलत राय नहीं थी, बात उनकी ठीक थी। शहबाज शरीफ साहब ने एक दावा किया, नाजरीन हैरान कुन दावा कर दिया, मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो शहबाज शरीफ ने कहा जी कि अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, तो मैं कहूंगा कि मेरिट पर काम किया। एक तो इमरान खान की नकल करते करते इन्होंने मर जाना सारों ने, आधी जिंदगी इनकी इमरान खान बनने के चक्कर में गुजर गई, उसकी मुखालफत में, बाकी जो है उसकी नकल करने में इनकी गुजर जानी है। अंदाजा करें आप। ये इमरान खान कहता था कि मुझसे मेरा अल्लाह पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। आज ये उसकी नकल उतार रहे हैं। अल्लाह मुझसे, पहले ये भुट्टो की नकल उतारते थे, अब ये इमरान खान की नकल उतारते हैं। अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, तो मैं कहूंगा कि मेरिट पर काम किया। मियां साहब आपका अपना वजूद मेरिट के खिलाफ है। 17 सीटों के ऊपर आपको लाकर वजीर आजम बना दिया, ये कौन सा मेरिट है? जबरदस्ती आपको, आपके बेटे को, आपकी भतीजी को, आपके भाई को, सारों को जाली इलेक्शन जितवाया गया, ये कहां का मेरिट है? आपका वजूद मेरिट के खिलाफ है। आप लोग खुद मेरिट की नफी है, आपके मुंह से तो मेरिट का लफ्ज ही अच्छा नहीं लगता। आपने उठा के सारे रिटायर और हाजिर सर्विस जर्नलों को बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बिठा दिया है, ये मेरिट है? और भाई जो लोग सिविलियन हैं, जो ट्रेंड है इस काम के लिए, जिन्होंने तालीम हासिल की इस काम के लिए, उनको हटा के आप यूनिफॉर्म वाले लोगों को ला कर बिठा रहे सिर्फ इसलिए कि आपने बूट पॉलिश करनी है, ये मेरिट है आपका? यानी ये तो मेरिट नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मेरिट हो। आपने डीजी आईएसआई को स्टेटस दे दिया अपनी काबीना के अंदर, ये पहली दफा आपने किया, ये मेरिट है आपका? आपने वजीरों की एक फौज बना दी है, ये मेरिट है आपका? यानी ये मेरिट कोई नहीं है, ये सिर्फ आप 2 नंबरी कर रहे हैं मियां साहब। और मियां साहब का अगला स्टेटमेंट से वो कहते हैं जी मैंने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली थी। 2023 में अक्सर लोगों का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, लेकिन मुझे यकीन था कि दिवालिया नहीं होगा। देखिए, एक तो मुश्किल हालात में आपने हुकूमत नहीं संभाली, आपके लिए हालात बहुत मुश्किल थे, अवाम आपसे नाराज थी, ये मुश्किल थी। लेकिन एक बात आपने ठीक की है कि 2023 में लोगों का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, और सबसे बड़ा ख्याल ख्वाजा आसिफ का था और आप लोगों का अपना था, और हम वो रिपोर्ट कर रहे थे। 2022 में किसी का ख्याल नहीं था कि ये मुल्क दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि जब इमरान खान वजीर आजम था तो आप एक मुझे कोई लाकर दिखाएं चीज या डाटा या कुछ जिसमें कोई ये आगाह किया गया हो या इस खदशे का इजहार किया गया हो या किसी वजीर ने यह कहा हो कि यह मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। एक बंदा नहीं कह रहा था, मीडिया भी नहीं कह रहा था, कोई नहीं कह रहा था इमरान खान के दौर में कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। 2022 में इमरान खान की हुकूमत के गिरने के वक्त तक कोई नहीं कह रहा था कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। आप इक्तदार में आए, आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया, लोग आपके खिलाफ हो गए, आपने गलत फैसले किए, उनके नतीजे में 2023 में जाके 1 साल के अंदर आपने वो तबाहियां फेरी कि मुल्क दिवालिया होने लगा था। फिर आपने इसका हल क्या निकाला? आपने अवाम का दिवालिया निकाल दिया, अवाम का जो आपने खून निचोड़ लिया, और वो पैसा इकट्ठा करके आपने दुनिया को बताया हम दिवालिया नहीं हो रहे। आज पाकिस्तान की अवाम जो है ना, आधी अवाम पाकिस्तान की गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है। ये बेड़ा गर्क आपने किया इस मुल्क का। पाकिस्तान को लाखों लोग, 30 लाख लोग पाकिस्तान को आपके आने के बाद से पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। सरमायाकार बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान को छोड़कर चले गए। लोग पाकिस्तान से सरमाया निकाल कर लेकर जा रहे हैं। 50 साल की कम तरीन सरमायाकारी आपके दौरे हुकूमत में हुई है। कोई पाकिस्तान में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। दहशतगर्दी कहां से कहां पहुंच गई है। बेड़ा गर्क कर दिया आपने इदारों का, अदालतों का, पार्लियामेंट का, हर चीज का। और आप ये कह रहे हैं कि आपने मुल्क को दिवालिया से बचा दिया। आप इखलाकी दिवालियापन का शिकार है और आपने पूरे पाकिस्तान की आवाम को दिवालिया कर दिया है। सिर्फ आपने एक काम किया कि लोगों से निचोड़ के पैसा इकट्ठा किया, और अब आप साबित कर रहे हैं कि दिवालिया नहीं हुआ। वो करने भी आप ही आए थे, कर भी आप ही रहे थे, और बचाया पाकिस्तान की आवाम ने है। आवाम ने कीमत चुकाई है दिवालिया से बचने की। आपकी तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, आपके बच्चों के तो काम चल रहे हैं, आपके तो ठेके बांटे जा रहे हैं, आपके मामला तो आज भी कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान के बाहर अंदर हर तरफ आपकी चीजें, आपकी तो मौजें ही मौजें हैं। इलाज आज भी आप लोग पाकिस्तान से बाहर जाके करवाते हैं। आपके स्विमिंग पूल में तो गर्म पानी मौजूद होता है नहाने के लिए। आप तो एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। आम आदमी से पूछे जिसने ये दिवालियापन बर्दाश्त किया है और जिसकी अपनी पसली टूट गई है पाकिस्तान को संभालते संभालते, और ये आप लोगों ने किया। ये लोग नाजरीन पाकिस्तानियों को ना जख्म देते हैं, और जख्म देने के बाद ना उनके ऊपर नमक छिड़कते हैं। ये मरियम नवाज का एक स्टेटमेंट आया हुआ है, ये स्टेटमेंट आप देखें। उम्मीद है कि पंजाब का हर किसान खुश और खुशहाल होगा। यार ये स्टेटमेंट है देने वाला।
पहले किसान की कमर तोड़ दी, गन्ने के किसान का बेड़ा गर्क किया, गंदम के किसान का बेड़ा गर्क किया इन्होंने। किसानों की कोई यानी कपास, इन्होंने तारीखी सतह पे कपास नीचे चली गई है, पूरी की पूरी किसान की मईशत तबाह कर दी है। किसान एहतजाज करने के भी बेचारे काबिल नहीं रहे कि वो डीजल डाल के गाड़ियों में एहतजाज करने के लिए लाहौर आ जाए। कई लोगों ने अपनी फसलों के ऊपर हल चलाए हैं, ऐसा भी हुआ है। किसान का बेड़ा गर्क करके उसको मुकम्मल तौर पे तबाह करके ये खातून कह रही है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान का हर किसान खुश और खुशहाल होगा। हद नहीं हो गई। अब ये किसान को थोड़े थोड़े पैसे बांटेंगे कि आओ खैरात पे लग जाओ तुम भी, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपनी मेहनत करके कमाओ और मेहनत से पैसा बनाओ और तुम्हारी सब्जी, तुम्हारा अनाज मार्केट में जाके बिके और तुम उसके जरिए से खुशहाल हो जाओ। ये तुम्हें कोई हक नहीं है। हमने खुशहाल करना है गैर मुल्की किसान को जिसकी गंदम हमने इंपोर्ट करनी है। हमने गैर मुल्कियों को खुश करना है, हमने ताजर को खुश करना है, हमने मिडल मैन को खुश करना है, हमने किसान को खुश नहीं रहने देना। किसान की गंदम पड़ी रही, खरीदने वाला ही कोई नहीं था। वो बेचारे ने नुकसान के अंदर गंदम बेची है, ये कह रहे हैं जी खुशहाल हो गया किसान। ये पहले जख्म देते हैं, उसके बाद नमक छिड़कते हैं। ये इनका तरीका वारदात है और ये भीख पे लगाना चाहते हैं सारी कौम को। किसान तो हमेशा से खुद कफील है, लेकिन आप लोगों ने किसान को दीवार के साथ लगा दिया। एक अतर मनल्ला साहब का नाज़रीन स्टेटमेंट है और अतर मनल्ला साहब ये कहते हैं कि ताकतवर तबका पुलिस को कंट्रोल कर रहा है, जबकि कानून के मुताबिक पुलिस को आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अतर मनल्ला साहब, मैं एक बड़े ताकतवर आदमी के साथ एक दिन बैठा था, उनसे मैं बात कर रहा था, डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कंट्रोल करते हैं पूरे निज़ाम को पुलिस के ज़रिए से, यानी हमारे 90% काम हम पुलिस से लेते हैं। क्योंकि मैंने सवाल किया था कि कराची में आपने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया जब पुलिस ने छुट्टियां लेना शुरू कर दी। वो कैप्टन सफदर वाला वाकया आपको याद होगा, कायद आज़म के मज़ार के ऊपर इसने उछल कूद की थी, उसके बाद कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया था और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के अंदर एक दरवाज़ा तोड़ा गया था होटल का, मरियम नवाज जहाँ पर ठहरी हुई थी। उसके बाद जनाब पुलिस छुट्टियों पर जाना शुरू हो गई क्योंकि IG के ऊपर सख्ती कर दी थी कि ISI के ऑफिसर ने वहाँ पर, और फिर वो अफसर भी वहाँ से हटा दिए गए, तो फौज बैकफुट पे चली गई थी। तो मुझे उस ऑफिसर ने कहा जी हम अपने 90% गंदे काम जो हैं या अपने जो मामला हैं वो पुलिस से करवाते हैं और पुलिस अगर हमारा साथ ना दे तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। और यही हुआ था कि जनरल बाजवा को वो फैसला लेना पड़ा और बैकफुट पे जाना पड़ा। ये मुझे अच्छी तरह याद है। बहरहाल ये क्योंकि एक वाकया था, मुझे याद था। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।